everyone, welcome back to Luminous Science where curiosity meets clarity। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पानी से भरे ग्लास में एक सिंपल सी पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है, या स्विमिंग पूल का फ्लोर असल से थोड़ा ऊपर क्यों दिखता है? ये कोई ऑप्टिकल इल्यूशन या जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 लाइट का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा रिफ्रैक्शन। आज हम देखेंगे कि लाइट एक रास्ते से जब दूसरे रास्ते पे जाती है वो थोड़ी बेंड या मुड़ क्यों जाती है। तो चलिए अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन क्या है? जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से ग्लास में या वाटर में जाती है, तो वो अपने रास्ते से क्या होते है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, ठीक है, बेंड हो जाती है। इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट बीम और लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट रे हुआ बिकॉज ऑफ द मीडियम चेंज, ठीक है। मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लाइट की स्पीड जो एयर में है और जो लाइट की स्पीड ग्लास में होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। ग्लास में जब वो जाती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये जो है आपका वो है, दिस इज द लाइन दैट इज डिवाइडिंग द बोथ द मीडियम, ठीक है। अब जब लाइट इंसिडेंट होती है, ये है नॉर्मल आपका, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल पे जब एक लाइट इंसिडेंट हुई, क्योंकि एयर से ये अब कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, मीडियम क्या है, ग्लास। तो ग्लास में क्या हुआ, जो रे की स्पीड है वो स्लो डाउन हो गई। स्लो डाउन होने से जो उसका एक्चुअल पाथ था, ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, उसके जगह वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है, जिस वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा चेंज हो गया उसका। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये है नॉर्मल, ठीक है। और ये मीडियम डिवाइड करने वाला लाइन है, ठीक है। ऊपर एक मीडियम है, नीचे दूसरा मीडियम है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया आपको। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के दो सिंपल रूल्स होते हैं जिसको हमें याद रखना होता है, या बोल सकते हैं दो केसेस होते हैं जिसको हमें याद रखना होता है। तो पहला केस क्या है? रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। जब लाइट रे क्या हो रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो रेयर मीडियम जैसे एयर जब किस में जाएगी, ग्लास में जाएगी या वाटर में जाएगी, तो दोनों ही एयर से क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब कोई लाइट रे, ये लिख लीजिए आप लोग, जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, ठीक है, तो जो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उस एंगल पे रिफ्रैक्ट नहीं होता। रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो नॉर्मल की तरफ, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ओके, अब क्यों होता है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, लाइट यहाँ पे क्या हो जाती है, स्लो हो जा रही है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। इस वजह से लाइट रे जो है वो ग्लास, जब एयर से डेंसर मीडियम में गई, ग्लास में गई, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। ये हो गया केस 1। अब केस 2 देखते हैं। तो केस नंबर 2 है डेंसर टू रेयर मीडियम, उल्टा हो गया, ठीक है। अब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है। तो ग्लास में क्या होगा, स्पीड मैंने बता दिया था कम है क्योंकि डेंसर मीडियम है, देन एयर में स्पीड ज्यादा होगा। तो अब क्या होता है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट रिफ्लेक्टेड रे जो है बेसिकली वो नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे था, अगर अपने ओरिजिनल पाथ पे जाती तो कुछ ऐसे जाती, ठीक है, लेकिन ये क्या हुई, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी दूर भाग गई, देन नॉर्मल से दूर भाग गई, ठीक है। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो फिर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये एक ग्लास स्लैब है, ओके, ABCD एक ग्लास स्लैब है।
तो ये मीडियम क्या हो गया, ग्लास का, ऊपर एयर हो गया, नीचे भी एयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने जो दो केस पढ़े अभी दो रूल्स पढ़े, उनको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लाइट रे जो है वो क्या हो रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम। तो मैंने क्या बताया था, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये रहा इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका, और वो क्या हुई, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो गई। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका। ठीक है, और वैसे क्या होना चाहिए था, ये था जाने का रास्ता। ठीक है, जो ओरिजिनल पाथ था, अगर वो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का केस नहीं होता तो ओरिजिनली वो इसी रास्ते पे चली जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ गई, है ना। अब सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में आ रही है ना। तो अब ग्लास से जब एयर में आ रही है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, जो हमने केस 2 पढ़ा। तो हमने क्या देखा, डेंसर से जब रेयर मीडियम में आता है तो फिर रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है ना, थोड़ा दूर की तरफ अवे बेंड हो जाती है। तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका, और जब ये एयर में आई तो इसका स्पीड एकदम से बढ़ा और वो नॉर्मल से और थोड़ा दूर चली गई। तो ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वापस बाहर आ रही है तो इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस ई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये भी कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन टू ग्लास स्लैब, जहां पे हमने दोनों ही केस एक साथ देखा। ठीक है, एयर से ग्लास में गया, ग्लास से वापस एयर में वापस निकला। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के क्या लॉज होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में हमने 2 लॉज देखे थे, वैसे रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉज होते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है, सेम इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो पहला जो लॉ है वो लगभग दोनों में सेम है। ठीक है, बस रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे आएगा। सेकेंड है स्नेल्स लॉ। ठीक है, वहां सेकेंड लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आ जाता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सेकेंड लॉ की, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया का अगर हम एयर और ग्लास लेते हैं तो उसका क्या होगा, एन जो होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये एन क्या है, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो एन को हम कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। ठीक है, ये एक डायमेंशन लेस नंबर है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक डायमेंशन लेस नंबर है, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, दोनों का डायमेंशन कट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, तो कुछ नहीं बचेगा डायमेंशन। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली वो डायमेंशन लेस जो है एक नंबर है, जहां पे हम ये हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है कि किसी भी मीडियम में लाइट कितनी बेंड होगी विथ इन रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लाइट जो है एक मीडिया में कितनी बेंड होगी, या लाइट की स्पीड एक मीडिया में कितनी स्लो हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस नंबर दैट शोज द बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज, n जितना ज्यादा होगा, ठीक है, द हायर द n इज, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट उतना ही क्या होगा, कम होगा उस मीडिया में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से। ठीक है, यहां मैंने लिखा है c/v। ठीक है, v, c क्या है, c डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। ठीक है, तो n जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया जो कि है v, वो उतना ही कम होगा और उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होगा। ठीक है, या बोल सकते हैं
ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगी उसकी, ठीक है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडिया का वो उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा और उतनी ही कम उसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी उस मीडियम में, ठीक है। बात आ गई समझ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर्स देखे थे वैसे ही सेम स्फेरिकल लेंस होता है, ठीक है। ये भी एक स्फीयर से ही निकाले जाते हैं, इस वजह से स्फेरिकल लेंस इसका। अब कॉन्वेक्स लेंस, और दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मिरर में और लेंस में दोनों ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था वो डाइवर्जिंग था इन नेचर, ठीक है। और कॉन्केव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग था, इसमें उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं यहाँ पे। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो लाइट रेस को इकट्ठा करता है। और कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होता है, वो लाइट रेस को क्या करता है, फैला देता है, ओके। दूसरी चीज, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो बीच में से थोड़ा मोटा होगा, ऊपर नीचे से टेपरिंग होगा, ठीक है, पतला सा होगा। एपेक्स में ऊपर नीचे पतला होगा और बीच में मोटा होगा। लेकिन अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो वो बीच में से पतला होता है, ऊपर नीचे मोटा होता है, ठीक है। बीच में से आप देख सकते हो ये पतला है, ठीक। तो ये है आपका कॉन्केव लेंस और ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो जाएगा, कॉन्केव लेंस में डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी आप कर सकते हैं, दो कॉन्वेक्स मिरर को अगर आप एक साथ रख दो, है ना, ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसका ये साइड, दोनों के ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो इन दोनों को जब एक साथ जोड़ दो तो ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक। और इधर अगर हम एक दोनों तरफ दो कॉन्केव मिरर रख दे तो दोनों मिला के क्या बन गए, कॉन्वेक्स लेंस बन गए, ठीक है। ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। जस्ट याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है दो मिरर को लगा दोगे तो लेंस बन जाएगा, जस्ट मैं याद रखने के पर्पज से ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस समझ में आ गया। कॉन्वेक्स मिरर का उल्टा है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर का उल्टा है कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि रे डायग्राम्स बनाने के रूल्स क्या क्या है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था स्फेरिकल मिरर्स के डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स थे, वैसे ही सेम स्फेरिकल लेंस के रे डायग्राम्स बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वहां पे 4 रूल्स थे, यहाँ बस 3 रूल्स है, ठीक है। तो पहला रूल्स क्या है, जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो फोकस से गुजरता है, ठीक है। अ रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, है ना। तो ये कॉन्केव लेंस है, इसमें ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दोनों के बीच में जो पॉइंट है ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब लेंस में क्या होता है, दोनों तरफ फोकस होता है, इधर भी और इधर भी, ठीक। अब जो रे इंसिडेंट हुआ जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो ये, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगा और ये दिस विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये जो रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा दैट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। ये था रूल नंबर 1। सेकेंड रूल देखते हैं क्या होता है। तो रूल नंबर 2 क्या है, जब भी कोई रे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर बताया था मैंने, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो उसमें कोई बेंडिंग नजर नहीं आती है, वो सीधे उसी रास्ते पे चल देती है, ठीक है। तो अ रे दैट passes through the optical center will show no bending after refraction, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद कोई बेंडिंग शो नहीं करेगा, तो यू कैन से ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ओके, गॉट इट, इजी है। रूल 1 क्या था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से गुजरेगा, और जो सेकेंड है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा वो सीधे उसी रास्ते चला जाएगा, कोई बेंडिंग शो नहीं करेगा, ओके। थर्ड रूल देखते हैं। तो रूल 3 क्या कहता है,
लाइट रे जो फोकस से पास हो रही होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। A light ray that passes through the focus or appears to pass through the focus after refraction will become parallel to the principal axis, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइट थी जो दैट इज अपियरिंग टू पास थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू द, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, जो लाइट रे फोकस से गुजर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा, ओके। तीनों रूल समझ में आ गया, बहुत इजी रूल था। पहला रूल क्या था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। सेकेंड रूल था कि लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो बिना बेंडिंग के निकल जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद। और थर्ड रूल क्या है, जो लाइट रे दैट विल पास थ्रू द फोकस और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तीनों रूल समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रिफ्रैक्शन के बेसिक्स और वो 3 गोल्डन रूल्स समझ लिए हैं जिन पर पूरा रे डायग्राम टिका हुआ है। इन रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए पार्ट 2 में हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के रे डायग्राम्स को बनाएंगे, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो अगर इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।